एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो चुनाव है, वैसे तो ये जो चुनाव होते हैं ये लोकतंत्र में एक उत्सव होता है। मुझे ये चुनाव देखता हूं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य जैसा प्रतीत हो रहा है। यह हमारा हिंदू राष्ट्र है। 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। जैसे आपने मुंबई की सड़कों की बात की, तो आप मुंबई की सड़कों पर चल नहीं सकते हैदर भाई। रेंगना आपकी विवशता है और इन सारी समस्याओं का निदान इस चुनाव में होना चाहिए था। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए बीएमसी का कि ये सारे मुद्दे कहीं सामने ना मीडिया में दिखाई देंगे आपको, ना कहीं दिखाई देंगे। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। मीडिया में हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है। भाई बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या लेना देना किसी को कि हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी या कुछ बनेगा। मराठी गैर मराठी, एक आदमी कहता है मंच पर खड़े होकर कि मैं उत्तर भारतीयों को लात मारूंगा। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। एक आदमी कहता है कि मैं मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा, फिर उसमें एक आदमी आता है कहता है कि वो हिंदू मराठी ही होगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आपने अजय देवगन की फिल्म देखी होगी, एक डायलॉग है, आता माजी सटकले। इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब आप समझ जाएंगे जब आपको पता चलेगा महाराष्ट्र के कॉरपोरेशन का जो चुनाव हो रहा है वो कैसा हो रहा है। उसमें ये नहीं पता कौन किसके साथ है, कौन किससे दूर है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है। गठबंधन ताक पे रख दिए गए, निजी स्वार्थ साथ में आ गया। एआईएम भी बीजेपी के साथ आ गई, कांग्रेस भी बीजेपी के साथ आ गई और दोनों ब्रदर्स राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो नाराज थे वो एक साथ हो गए, चाचा भतीजा एक हो गए। ऐसा लग रहा है कि मल्टी स्टार्स जो आप ब्लॉकबस्टर देखते हैं सिनेमा में जाकर, वो कुछ टाइम ना देखकर महाराष्ट्र के जो चुनाव हो रहे हैं निकाय के, निगम निकाय के, उसको जरा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको फुलटुश एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसी को समझने के लिए कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और चुनाव इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, निकाय चुनाव वो भी कॉर्पोरेशन के चुनाव इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। बॉम्बे जैसे शहर में जो बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में पैसा लगता है हुजूर। इतना पैसा है महाराष्ट्र में, इतने लोग नेता हैं, इतने लोग सक्रिय हैं, कितनी छुपी हुई कहानियां हैं। और आज हर कहानी का खुलासा करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमारे बराबर की स्क्रीन में हमने आपसे वादा किया था कि महाराष्ट्र चुनाव में श्रीधर जी को लेकर आएंगे और श्रीधर जी इनसाइड और इनसाइड स्टोरी दोनों आपको बताएंगे। श्रीधर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र पर। आप मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई की सड़कों पर अगर आप आजकल निकल रहे हैं तो क्या नजारा देख रहे हैं? वहीं से बात शुरू करते हैं। हैदर भाई देखिए, ये जो चुनाव है, वैसे तो ये जो चुनाव होते हैं ये लोकतंत्र में एक उत्सव होता है, एक पर्व होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये चुनाव देखता हूं तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य जैसा प्रतीत हो रहा है। कारण अब आपको बताता हूं क्यों। जैसे आपने मुंबई की सड़कों की बात की, तो आप मुंबई की सड़कों पर चल नहीं सकते हैदर भाई। रेंगना आपकी विवशता है। दिल्ली में आप रहते हैं, पोल्यूशन है, वो तो मुंबई पर मेहरबानी है कि समुद्र के किनारे ये शहर है, इसलिए मैं अंदाजा लगाता हूं कि यहाँ के जहर को भगवान शिव की तरह वो समुद्र अपने में समेट लेता है।
उसके बावजूद भी मुंबई का एक्यूआई लेवल जो है वो 160 से ऊपर है। और जहां पे मैं रहता हूं वसई विरार, ये मुंबई से लगा हुआ इलाका है, यहां पर भी स्थिति इतनी खराब है कि 120 125 अभी स्थिति है। इतने निर्माण काम हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है कि हर जगह धुआं, गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन की धुआं, और समुद्र के किनारे जो प्राकृतिक तौर पर समुद्र की रक्षा के लिए जो मैंग्रोव है, उनकी अवैध कटाई। तो इस तरह इतनी समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं का निदान इस चुनाव में होना चाहिए था। ये जो बीएमसी के चुनाव हैं, ये चुनाव होते ही इसलिए हैं कि इस चुनाव में आदमी बिजली, पानी, सड़क, प्रदूषण, छोटी-मोटी जो उसकी जरूरतें होती है जिससे वो रोजमर्रा दो चार होता है, उन सब चीजों के समाधान के साथ उम्मीदवार आपके दरवाजे पर आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए बीएमसी का कि ये सारे मुद्दे कहीं सामने ना मीडिया में दिखाई देंगे आपको, ना कहीं दिखाई देंगे। मीडिया में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मीडिया में हिंदू और मुसलमान की बात हो रही है। भाई बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें क्या लेना देना किसी को कि हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी या कुछ बनेगा। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। उसके बाद देखिए आप, मराठी, गैर मराठी, एक आदमी कहता है मंच पर खड़े होकर कि मैं उत्तर भारतीयों को लात मारूंगा। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे, हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। एक आदमी कहता है कि मैं मुंबई का मेयर मराठी ही बनेगा, फिर उसमें एक आदमी आता है कहता है कि वो हिंदू मराठी ही होगा। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, दो भाई जो कभी अपने अहंकार के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ पड़े थे, 20 साल बाद आज वो दोनों एक साथ हैं। जिन पार्टियों में कोई वैचारिक मतभेद नहीं था, वो आज एक दूसरे के गले लग रहे हैं। तो ये जो है, ये मतलब इसमें अब आम जनता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, हालांकि मैं बीएमसी के चुनाव में नहीं आता, मेरा जो चुनाव क्षेत्र है वो वसई विरार महानगर पालिका के तहत आता है। सोचिए कि हमारे सोसाइटी में, शहर में पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन हम लोग पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए हम लोग, जबकि यहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की, विधायक भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन हम पानी जैसी बेसिक चीज के लिए हमने दरवाजे दरवाजे नाक रगड़ लिए, लेकिन हमको ये लोग सुविधा नहीं उपलब्ध करा पाए। ऐसा है, इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले
और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई के महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहिए तो वो बुरखे वाले और हिजाब के वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। और उसके बावजूद ये स्थिति है कि जो सत्ताधारी दल है उसके सामने इस बीएमसी के चुनाव में उसको जनता का कितना भला करना है, ये तो भाषणों में और सारी चीजों में जो कहा जाता है और उसको वास्तविकता में क्या हकीकत में होता है ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि सत्ताधारी दल स्वयं को सर्वशक्तिमान साबित करने की लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र में उसकी सरकार है, प्रदेश में उसकी सरकार है। अभी जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें भी उसने बहुत दमदार तरीके से अपना प्रदर्शन किया। और अब महानगर पालिका के चुनाव है और बीएमसी मुंबई महानगर पालिका ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको मैं बता दूं कि 74,500 करोड़ रुपए का बजट है बीएमसी का। 74,500 करोड़ रुपए गोवा प्रदेश का बजट नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं असम को छोड़कर उन प्रदेशों का बजट नहीं है इतना। यही वजह है कि मुंबई बीएमसी पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। उस 74,000 करोड़ की जो बंदर बांट होनी है, जो उसमें जो कमाई होनी है, आपको मैं उदाहरण दूं कि देखिए जनता कितनी पीछे छूट जाती है। और आपको बता दूं 1,700 प्रत्याशी उम्मीदवार मैदान में हैं और इसमें करीब मैं देख रहा था कि करीब 565 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में और वार्ड कितने हैं? 227 वार्ड हैं। तो ये है कहानी। और इसका एक उदाहरण दूं कि नगर सेवक बनने के लिए बड़े-बड़े महारथियों में इतनी होड़ क्यों लगी है, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर। उनके छोटे भाई मकरंद नार्वेकर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जो संपत्ति उन्होंने जो घोषित की है वो है करीब 125 करोड़ रुपए की संपत्ति। अभी इसमें आश्चर्य ये नहीं है, मुंबई में अरबपतियों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि 2012 में जब उन्होंने नगर सेवक का चुनाव लड़ा था तो उनकी संपत्ति थी 3.67 करोड़ रुपए। 3 करोड़ करीब 3.25 करोड़ की संपत्ति मकरंद नार्वेकर ने घोषित की थी। फिर 2017 के जो चुनाव हुए उसमें उनकी संपत्ति का इजाफा हुआ 6.5 करोड़ के आसपास। फिर 9 साल में और अभी वर्तमान में जब 2026 में वो बीएमसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो 9 साल में 1,867% उनकी इनकम बढ़ गई और वो 125 करोड़ की ये घोषित संपत्ति। तो ये अंदाज लगा लीजिए कि जनता को क्या हासिल होने वाला है और जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसके उनको क्या हासिल होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि जिस लोकतंत्र की कल्पना हमारे संविधान के जानकारों ने, हमारे महापुरुषों ने, बी.आर. अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था कि आम आदमी के हाथ में ताकत आएगी, आम आदमी अपने भविष्य का निर्माण करेगा, लेकिन आम आदमी आज भी अपनी बेसिक जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी वो दर-दर परेशान है। और जो जनप्रतिनिधि हैं जो चुनकर आ रहे हैं वो लोकतंत्र का फायदा उठाकर इस तरह बड़े-बड़े मतलब गरीब आदमी गरीबी की ओर बढ़ रहा है और जो नगर सेवक है, जो जनप्रतिनिधि हैं
उनकी कमाई आसमान छू रही है। तो इतना बड़ा फर्क है और यही वजह है कि मुंबई के इस जो 74 पौने 75,000 करोड़ का जो बजट है, इस बजट पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और इस बजट को सर्वशक्तिमान एशिया की सबसे ताकतवर महानगर पालिका की ये लड़ाई, इसमें जनता बहुत पीछे है। ये सिर्फ और सिर्फ नेताओं का सबका शक्ति प्रदर्शन है। अभी आपको याद होगा कि अभी 2 दिन पहले दादर में ठाकरे बंधुओं की एक रैली हुई थी। उस रैली में मैं उद्धव ठाकरे जी को भी सुन रहा था, राज ठाकरे को सुन रहा था, पूरा परिवार खड़ा था। 20 साल के बाद दोनों भाई मंच पर खड़े होकर तमाम तरह की वो भाई जो कभी एक दूसरे के लिए जहर उगला करते थे। तमाम सोशल मीडिया पर उनका वीडियो पड़ा हुआ है और कल देवेंद्र फडणवीस की सभा हुई थी, उसमें भी उन्होंने दिखाया कि कैसे दोनों भाई एक दूसरे की को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। और आज वो दोनों भाई अपनी गर्मजोशी, अपनी मोहब्बत और श्रीमान बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और उस जब वो इस चुनाव में उनको बात करना चाहिए था कि हम जनता को क्या देने वाले हैं, राज ठाकरे का एक ऐलान कि ये जो चुनाव है, ये मराठी वोटरों का आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। मतलब उनका कहने का मतलब देखिए, उनको जरूर ये डर सता रहा है कि एकमात्र जो बीएमसी की सत्ता है, वो भी अगर ठाकरे ब्रांड से उसको बेचा जा रहा है, बाल ठाकरे के नाम पर उसको मराठी अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है कि वो असल में वो मराठी मानुस को डराने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे की जो मंशा है, वो जब हम पर समझते हैं तो वो हमें समझ में आता है, वो इसलिए कह रहे हैं कि मराठियों का आखिरी चुनाव है। अगर आज हार गए तो हमेशा के लिए हार जाएंगे। तो कहानी मराठी मानुष नहीं हारेगा। उन्हें पता है कि ठाकरे ब्रांड हार जाएगा, क्योंकि एकमात्र ये चुनाव बीएमसी की जो सत्ता पिछले 25 सालों से बीजेपी शिवसेना के पास थी, शिवसेना राज कर रही थी, वो सत्ता इनके हाथ से निकलने वाली है। 1997 से लेकर 2022 तक बिना किसी उसके शिवसेना इस पर राज कर रही थी और ये निकल गया तो अब ये सवाल ये उठता है कि मराठी ब्रांड, मराठी अस्मिता को क्यों दांव पर लगाया गया। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अब हम टेक्निकल में आपको मैं बात बताना चाहता हूं। देखिए, मुंबई में मतदाता है करीब 1 करोड़ के आसपास, 1.03 करोड़ का आंकड़ा है मतदाताओं का, और इसमें मराठी है 25 से 30%। और अगर मराठी अस्मिता के नाम पर राज ठाकरे इन 25 से 30% वोटरों को एकजुट कर पाते हैं तो ये ठाकरे ब्रांड को बचाने में कारगर हो सकता है। लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। क्यों? क्योंकि शिवसेना टूट चुकी है। इनके ही सिपहसालार एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए हैं और 2000 आपका जो चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उसमें जिस तरह से बीजेपी को उन्होंने बढ़त दिलाई, आपको विधानसभा के चुनाव में बता दूं कि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन को 36 विधानसभा सीटों में 22 में कामयाबी मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ठाकरे ब्रांड है वो बैकफुट पर है, आंकड़े ये कहते हैं। तो इसीलिए इन मराठी वोटों को इसमें बीजेपी का भी हिस्सा है, इसमें एकनाथ शिंदे का भी हिस्सा है, इसमें शिवसेना का भी हिस्सा है, इसमें आपके क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे की शिवसेना का भी हिस्सा है, कांग्रेस का भी हिस्सा है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी इस मराठी वोट में हिस्सा है। अब 25 से 30% वोट को एकजुट करने का जो सपना
राज ठाकरे देख रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है वो मैं आपको बता दूं। 2012 के बीएमसी चुनाव में जब राज ठाकरे लड़ रहे थे, तो उनको 15.89% वोट मिले और 27 सिर्फ 227 वार्डों में सिर्फ 27 सीट ही राज ठाकरे जीत सके। फिर 2017 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 7.73% वोट शेयर ही इनके साथ था और सीटें कितनी हो गई? घटकर 7 हो गई। और अभी हाल ही का आंकड़ा बता दूं हैदर भाई, 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें राज ठाकरे को 4% वोट मुंबई में मिले और कोई सीट बीएमसी में नहीं मिली। तो ये अंदाज लगा लीजिए कि लगातार ठाकरे ब्रांड में कितनी गिरावट आई है और अपने वजूद को असल में जो ये ललकार रहे हैं कि मैं मराठी वोट की अस्मिता को, मराठियों का आखिरी चुनाव होगा और तमाम तरह के जो सियासी पैतरे वो चल रहे हैं, उसके पीछे की कहानी दरअसल मराठी जो अस्मिता को दे रहे हैं, वो असल मराठी अस्मिता का सवाल नहीं है, ठाकरे ब्रांड की अस्मिता का सवाल है। और 74,500 करोड़ का जो बीएमसी का बजट है, उस पर उनकी नजर। और बीजेपी की हकीकत, और बीजेपी के साथ क्या है? बीजेपी के साथ यह है कि बीजेपी को सर्वशक्तिमान साबित करना है और उस सर्वशक्तिमान साबित करने के होड़ में वो आगे इसलिए दिख रही है हैदर भाई, क्योंकि केंद्र में भी उसकी सत्ता है। तो केंद्र की एजेंसियां क्या करती हैं सर्वविदित है, और इस राज्य में उसकी सत्ता है, तो राज्य की सत्ता का कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इसका एक उदाहरण ये है कि आप सोचिए कि अभी जो महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, इसमें 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनके विरोध में कोई चुनाव नहीं लड़ रहा। मतलब आप सोचिए कि शक्ति क्या होती है सत्ता की, ये आप उसको कोई भी संयोग बनाए, किसी भी तरह की कहानी गढ़ें, लेकिन हकीकत ये है कि 70 सीटों पर किसी प्रत्याशी का निर्विरोध चुनकर आना, यानी लोकतंत्र में माने जनता के हाथ से आपने उनके मत देने का जो ताकत है, जो पावर है, वो भी आपने छीन ली, वो भी चला गया उनके पास। तो अब और बात क्या हो रही है? बात हो रही है हिंदू मुसलमान की। बीएमसी के चुनाव में, अरे नाली ठीक करवानी है साहब हमको अपने मोहल्ले की, हमको अपनी सोसाइटी में पानी चाहिए, पीने का साफ पानी। बात हो रही है मराठी गैर मराठी की। एक आदमी कहता है कि मैं लात मारूंगा उत्तर भारतीयों को, एक आदमी कहता है कि बीएमसी के चुनाव में जो चेयरमैन बनेगा वो मराठी होगा, एक कहता है कि वो हिंदू मराठी होगा। सोचिए कितना आप, कभी कभी तो लगता है कि लोकतंत्र किस उस विकटी में आ गया है कि इसने हमारे देश को भी पता नहीं, हमारे देश को, हमारे देश के बीच कितने टुकड़े होंगे, कितना होगा, ये इसका अंदाजा नहीं लग रहा मुझे। मतलब आपने सोचिए कि लोकतंत्र के नाम पर ये देश भाषावाद के नाम पर बट गया, ये देश प्रांत के नाम पर बट गया, ये देश अमीरी गरीबी के नाम पर बट गया, ये देश अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर बट गया, ये देश हिंदू और मुसलमान के नाम पर बट गया, पिछड़ा और अति पिछड़ा के नाम पर बट गया, मराठी गैर मराठी के नाम पर बट गया, उत्तर भारतीयों के नाम पर बट गया। राज ठाकरे ने अपने भाषण में अन्ना मलाई का जिक्र बहुत अपमानजनक तरीके से किया, उन्हें रसमलाई कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा मुंबई वर्ल्ड क्लास सिटी है, उन्होंने कहा ये मराठियों की सिटी है, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी। इस तरह की राजनीति हो रही है। 74,000 करोड़ का बजट और ठाकरे ब्रांड की अस्मिता और सर्वशक्तिमान बनने की होड़। तो जनता तो हैदर भाई अब इस बीएमसी के चुनाव में कोई भी जीते, एक बात की गारंटी है, जनता हमेशा की तरह फिर एक बार चुनाव हारने वाली। मतलब कि सर जनता को वही बरसात में पानी भरा होगा, गर्मियों में बिल्कुल। पानी आएगा नहीं, और सोसाइटियों में शराबों के ठेके साइड में खोल दिए जाएंगे, हर बिल्कुल जगह बिल्कुल लाइसेंस बिल्कुल बनना बिल्कुल। जाएगा, यही सब होगा। ये तो हमेशा देखिए,
यही तो हो रहा है और जनता को समझ में नहीं आ रहा है। आप सोचिए कि जब हम बात करते हैं तो कोई विकास का मुद्दा कहीं आपको नजर ही नहीं आ रहा है। आप बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये लोकतंत्र का इतना बड़ा, मैंने आपको एक कैंडिडेट का उदाहरण दिया कि कैसे उसकी संपत्ति का, आपने सुना होगा, मतलब इसके कोई मेरे पास एथेंटिक कोई सबूत नहीं है, लेकिन जनश्रुति और लोगों के बीच मान्यता है कि टिकट कैसे खरीदे जाते हैं। मतलब नगर सेवक के चुनाव में अगर 1-1, 2-2 करोड़ रुपए देकर अगर आप टिकट ले रहे हैं, तो आप सोचिए कि कोई आदमी अगर 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए टिकट ले खरीदेगा, तो वो क्या जनता की सेवा करेगा? वो तो पहले अपना सर 3 करोड़ ये भी एक बार बता दीजिए कि बॉलीवुड को डराने के लिए भी बीएमसी का काम आता है। हमने देखा था किसी हीरोइन के घर में बुलडोजर चल गया था और किसी के पेड़ का ये सब भी खेल होते हैं भाई सर। यही तो होता है। आप मुंबई में जब आप जाएँगे तो मुंबई में आपको हर चीज़, इतना बड़ा शहर है और इतनी घनी आबादी है कि आप जब चाहें, आपके पास ऐसे हज़ार कारण बनेंगे कि श्रीधर राव को कैसे परेशान किया जाए, हैदर अब्बास नकवी को कैसे परेशान किए जाएँ, इसके हज़ार कारण। कहीं न कहीं आप फँस ही जाएँगे। तो आप तो ये है कि मतलब स्थिति ये है कि आप अपनी लंगोटी कैसे बचा के रखते हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती। आपको सच भी बोलना है, पत्रकारों के साथ तो बहुत बड़ी चुनौती कि आपको सच बोलना है और सच बोलना है, उसके साथ आपको सत्ता की नाराज़गी झेलनी है, विपक्ष की नाराज़गी झेलनी है और उसके बाद फिर जब आप सोशल मीडिया में हैं, तो सोशल मीडिया में उनकी गालियाँ भी आपको झेलनी है और सच भी कहना है और हर आदमी का सच अलग-अलग है। कोई, आप सोचिए कि सत्य का कोई पैमाना, एक सत्य का एक पैमाना होता है, सत्य सत्य होता है। लेकिन हर आदमी का दृष्टिकोण और नजरिया अलग-अलग है। कोई आदमी अगर बीएमसी के चुनाव को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखेगा, कोई आदमी इसको देखिए कैसा, मैं अभी वोटों का वो देख रहा था, पूरे जो बीएमसी के चुनाव थे, तो उसमें जो कैलकुलेशन था, जो सेफोलॉजिस्ट, जो राजनीतिज्ञ वो कैलकुलेशन जब करते हैं, जब गणना था कौन जीतेगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी मिलकर बहुत प्रचंड बहुमत से हर जगह जीतने वाली है। इसमें आपने हर चुनाव में सही भविष्यवाणी की है, तो ये नहीं, उसका रिकॉर्ड हो गया कारण है ना आपका। हैदर भाई, उसका कारण है। देखिए मैं आपको जो आंकड़े बता रहा हूं, देखिए आंकड़ों का खेल देखिए क्या है बॉम्बे के अंदर। मराठी वोट हैं जो 1 करोड़ के आसपास जो मतदाता हैं, उसमें मराठी वोटों का प्रतिशत है 25 से 30%। उत्तर भारतीय वोट है 22 से 25%। अब आप ये सोचिए कि राज ठाकरे ने जिस तरह से उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात बोली, तो उन्होंने तो बीजेपी का काम कर दिया। ये वोटों का ध्रुवीकरण होगा ना? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब बचते हैं गुजराती और मारवाड़ी। आप लगातार, मैं राज ठाकरे का भाषण सुन रहा था, वो लगातार गुजरात को गाली दे रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि वो उद्धव ठाकरे का प्रचार कर रहे हैं कि अब उद्धव ठाकरे को हरवाने की रणनीति बना रहे हैं। भाई आपने उत्तर भारतीयों को गाली दे दी, अब 22 से 25% जो उत्तर भारतीय मतदाता हैं, वो कैसे मशाल को वोट देगा? अब आप कह रहे हैं गुजरातियों को उन्होंने डंके की चोट पे गाली दी, कहा कि मुंबई को गुजरात से मिलाने की साजिश रची जा रही है और तमाम तरह-तरह के आरोप लगाए। अब आप ये बताइए कि जो बोरीवली, मलाड, आप भी बंबई में रहे हैं, मलाड, कांदीवली। बोरीवली, हाँ, मलाड, कांदीवली। बोरीवली, घाटकोपर, कांदीवली, मुलुंड, यहाँ पे जो गुजराती समाज का दबदबा है, वहां पे मशाल कैसे जीतेगी? और ये गुजराती की बात कर रहे हैं श्रीधर जी, इसमें हिंदू मुसलमान दोनों इंक्लूड है। वही वही तो है। मुंबई में मुसलमान गुजराती बहुत है, सबके होटल है, वही सबके तो, वहां पर। मुसलमानों पे आया नहीं, हो तो मुसलमानों की अब उसके बाद आया, इन्होंने अन्ना मलाई को गाली दे दी। दक्षिण भारतीय 11% है, उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा दे दिया। तो आप ये समझ जाइए, सीधे सीधे उत्तर भारतीय वोट राज ठाकरे ने काट दिए, गुजराती वोट काट दिए शिव मशाल के, और दक्षिण भारतीय वोट काट दिए। अब अब शिवसेना का दुर्भाग्य देखिए, और मराठी वोटों का तो बंटना तय है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि
जो बनेगा हिंदू मराठा ही मेयर बनेगा। तो अब शिवसेना वहां पे एकनाथ शिंदे भी अपने आप को बाल ठाकरे का हिंदुत्व के नाम पर सबसे बड़ा उन्होंने उत्तराधिकारी साबित कर दिया अपने आप को और कह दिया। अब जो शिवसेना, जो बाल ठाकरे हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर पूरे समय राजनीति की, अब उनका बेटा किस पे डिपेंडेंट है? उनका बेटा 20 से 21% जो मुस्लिम मतदाता हैं, उनकी तरफ ललचाई निगाहों से देख रहा है। तो 193 सीट पर जो कांग्रेस लड़ रही है, उसको क्या करेंगे मुसलमान? कहां वोट देंगे उसको? तो कहने का मतलब ये है, मुझे तो जिस तरह का जो गणित समझ में आ रहा है दूर से, उसको देख के तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राज ठाकरे ने प्रचंड मतों से जिताने की तैयारी कर दी है राज ठाकरे ने। तो ये जो चलिए। खेला हुआ है, हम्म। तो ये कहानी है। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि बीएमसी के चुनाव की ये स्थिति है हैदर भाई, और प्रचार का शोर थम चुका है, डोर टू डोर कन्विंसिंग हो रही है। आम जनता को कुछ नहीं मिलने वाला, ये उसकी किस्मत होगी कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए तो मतदाता के भाग जग जाएंगे, वरना ठाकरे ब्रांड अपनी, वास्तव में ये ठाकरे ब्रांड अपने अस्मिता की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। मराठी मानुस का जो मुद्दा है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर, बीएमसी के अंदर एक सर्वशक्तिमान जो उसका लक्ष्य है, उसको हासिल करने के बस 2 दिन और करीब है, 2 कदम और दूर है। मेरा तो ऐसा समझ में आ रहा है। चलिए श्रीधर जी, अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा ये वीडियो, हमारा जो चैनल महाराष्ट्र में बहुत देखा जाता है, आपका वीडियो भी देखेंगे, हर पार्टी के लोग देखेंगे। आप सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, और 16 तारीख को हम लोग मुलाकात करेंगे कि क्या नतीजा हुआ। कुछ निश्चित कहना तौर पे चाहेंगे धन्यवाद। हैं? जाते जाते कुछ कहेंगे दर्शकों से? कहने का यही कहूंगा कि हम लोग ऐसे संसार में रहते हैं कि हम लोग ईश्वर के भरोसे हैं। तो ईश्वर के भरोसे, प्रभु के भरोसे हाँको गाड़ी। तो जब तक ईश्वर हम लोग को चला रहा है और हम लोग चल रहे हैं, यही इस देश की नियति है, और हम उसी के उसमें हमेशा से ये होता आ रहा है। अब लोगों को हो सकता है कुछ ज्यादा हो, लेकिन आखिरी में मैं आपको एक बात बता दूं लोकतंत्र के बारे में। अंबेडकर जी ने जब भारत का संविधान लिखा, तो उन्होंने कहा कि ये इस लोकतंत्र में, इस संविधान के अंदर वो सारी बातों का हमने समावेश किया है, जिससे एक आम आदमी को, उसको बेहतर कानून, न्याय, समानता का अधिकार मिले, उसको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले, उसके हक की सारी चीजें मिले। वो सारी बातें इस संविधान में हमने समाहित कर दी हैं। लेकिन उन्होंने जाते जाते कहा कि लेकिन अगर जो इस संविधान का पालन करने वाला है, जो विधायिका, जो कार्यपालिका, जो न्यायपालिका, अगर इसमें गलत और गलत इंटेंशन के लोग, गलत इरादे के लोग अगर बैठ गए, तो हमारा ये संविधान कोई मायने नहीं रखता। तो आप समझ जाइए कि अंबेडकर ने अपनी श्रीधर जी, बस आशंका, जाते जाते ना, अब बात हो गई, जरा सी ये बात ही बता दीजिए, बाला साहब ठाकरे के बाद कोई उतना शक्तिशाली, पावरफुल नेता अभी तक महाराष्ट्र में नहीं हुआ ना? देखिए ये तो मतलब बाल ठाकरे जैसा शक्तिशाली, मतलब जिसको अभी अभी मैं आपको उदाहरण तौर पे बताऊं कि संजय राउत एक प्रवक्ता है शिवसेना के, सलाहकार है उद्धव ठाकरे के। जी। उन्होंने कहा कि जिस दिन शिवसेना चाहेगी 2 मिनट के अंदर मुंबई को बंद करा देगी। ये जो उन्होंने कहा ना, ये जब बाल ठाकरे थे तो ये मुमकिन था, लेकिन अब मुंबई को 2 मिनट, 2 घंटे या 2 दिन में किसी की हैसियत अभी नहीं है, उतना बड़ा नेता भी मुंबई के अंदर नहीं है। कि उस समय तो ये होता था कि मुंबई में सड़क में चलते हुए कोई बाल ठाकरे के खिलाफ नहीं बोल सकता था, उसमें बाल ठाकरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। शहर, अब किसी ने बाल ठाकरे के खिलाफ जहर उगला तो शहर में आग लग जाती थी। तो उतना बड़ा नेता वाकई इस मुंबई में मैंने तो अपने जीवन काल में नहीं देखा कि इतना शक्तिमान, इतना लोकप्रिय, इतना लोकमान्य नेता, मराठियों के बीच इतना लोकप्रिय नेता मैंने नहीं देखा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये आपको ना 2000 का वाकया बता रहा हूँ। मैं गोरेगांव से निकला था, रात का वक्त था, बरसात हो रही थी। अचानक मैंने देखा कि सारे एक्सप्रेसवे में छाता लिए लोग खड़े होते जा रहे हैं।
घबराहट हो गई क्या? पता चला कि सुबह शायद बाला साहब गिरफ्तारी करने देने जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए पूरा मतलब कि उत्तरशरी से लेके पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मतलब कि ये मैंने अक्सर अपनी आंखों से देखा होगा कि बरसात हो रही है, छाता लिए काले-काले पूरा पूरा भरा हुआ था। नहीं, जो भी तो था देखिए क्या है, ईश्वर का यश और प्रसिद्धि जो है सब ईश्वर के हाथ में रहती है। मैं आपको इसी कहानी में और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक बार, नाम नहीं लेना चाहता उन नेताओं का, तो एक बार जो कुछ नेता थे जो जिन्होंने बाल ठाकरे से बगावत करके दूसरी पार्टी में चले गए थे, तो वो कहीं किसी कार्यक्रम में गए थे। तो जब वो बाहर निकल रहे थे, वो मंत्री थे सरकार में और बाल ठाकरे से बगावत करके वो मंत्री बने थे। तो कुछ पत्रकार लोग भी वहां पे थे। तो क्या हुआ कि जब वो बाहर निकल के सड़क पे जाने लगे, तो उनको बताया गया कि साहब इसी रास्ते से ठाकरे साहब की गाड़ी जा रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो ठाकरे से बगावत कर चुके थे और विपक्ष में मंत्री थे। जब तक ठाकरे जी का काफिला निकला, वो लोग चप्पल उतार कर खड़े हो गए सड़क के किनारे। तो ये कमाई, ये सम्मान, इसको मतलब रोमांचित कर देने वाला, मतलब ये सम्मान था बाल ठाकरे का। तो ये है, बहुत ऐसे अच्छे नोट्स के साथ मैं चाहता हूं कि लोग, वाकई हम लोग की इच्छा है कि जनप्रतिनिधि, लोकनायक ऐसे हो जो जिनके बच्चों, जो हम अपने बच्चों को बता सके कि इनके बता सकें। जैसा आपको बनना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैंने आपको कहानी के शुरू में ही बता दिया कि कैसे नगर सेवक क्यों बनना चाहते हैं, सेवा अपनी करना चाहते हैं या जनता की करना चाहते हैं, ये तो खैर निजी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, सबको लेकिन पता ये है। जी, जी, जी। चलिए तो बहुत इंतज़ार करेंगे, 16 जी। तारीख को फिर आपसे एक बार मुलाकात जी, होंगे और देखिए देखेंगे। 16 तारीख को फिर हम लोग देखेंगे कि श्रीधर जी की भविष्यवाणी सही हुई कि नहीं हुई। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र पर बताया जाएगा और स्वतंत्र आपको ये भी इम्पोर्टेंट था कि श्रीधर जी एक पत्रकार के रूप में ही बताया और वो मुंबई में रह रहे हैं, तो अपने अनुभव को भी उन्होंने बताया, तो आपको सही खबर और असली खबर मिली होगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।